गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में कुछ पढ़ेंगे। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। जब गुप्तों का पतन हो गया था, उसके पश्चात अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। उनमें से जैसे मैत्रिक वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, परवर्ती गुप्त और गौड़ आदि प्रमुख अनेक वंशों का उद्भव हुआ। लेकिन पुष्यभूति यानी वर्धन वंश है, उसके शासकों ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। बात आज कर रहे हैं पुष्यभूति वंश की। पुष्यभूति वंश, जिसका दूसरा नाम वर्धन वंश भी है, गुप्तों के बाद में अगर कोई बड़ा वंश आया तो वो वर्धन वंशी था, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहती हैं। यद्यपि गुप्तों के पश्चात मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ जैसे अनेक वंश आए, लेकिन उनका ज़्यादा अस्तित्व नहीं रहा। इसलिए आज हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करें इसके संस्थापक की, तो संस्थापक पुष्यभूति वंश का कौन था? संस्थापक था वर्धन या पुष्यभूति वंश का पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश क्यों पड़ा नाम पुष्यभूति? जो कि इसका संस्थापक था, उसके कारण इसका नाम पुष्यभूति रखा गया। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। गुप्त वंश के पश्चात अगर कोई बड़ा वंश आया तो वो पुष्यभूति या वर्धन वंश था। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और उसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? पुष्यभूति वंश पड़ा। पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी, पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी थानेश्वर। पुष्यभूति वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पे है? हरियाणा में। अभी जो कुरुक्षेत्र जिला है, कुरुक्षेत्र जिले में थानेश्वर है। पुष्यभूति वंश की राजधानी यानी वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में। और थानेश्वर वर्तमान हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रभाकर वर्धन की। मुख्य जो शासक हुए थे, जिसमें पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की और थानेश्वर को राजधानी बनाया, जो वर्तमान हरियाणा में स्थित था। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन को किस वंश की बात कर रहे हैं? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की। तो प्रभाकर वर्धन जो था वो स्वतंत्रता का जन्मदाता। किसकी बात कर रहे हैं? वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। इसके अलावा अगर कहें तो एक प्रभावशाली शासक भी था। इसके अलावा प्रथम प्रभावशाली शासक माना जाता है। देखो, पुष्यभूति, उसके बाद में अनेक शासक आते हैं, लेकिन प्रभाकर वर्धन जैसे आते हैं तो उसको इस वंश का जन्मदाता माना जाता है, स्वतंत्रता का जन्मदाता। यद्यपि ये बीच में गुलाम हो गए थे वर्धन, उसके पश्चात स्वतंत्रता पुनः प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन ने अनेक उपाधियां धारण की हुई थी और उन्हीं उपाधियों में से एक उपाधि है परम भट्टारक की। एक उपाधि कौन सी है? परम भट्टारक की। दूसरी उपाधि कौन सी है? दूसरी उपाधि है महाराजाधिराज। किसकी बात कर रहे हैं? प्रभाकर वर्धन। कौन से वंश का? वर्धन या पुष्यभूति वंश का। राजधानी कौन सी बनाई? थानेश्वर, जो हरियाणा, वर्तमान का हरियाणा है, वहाँ कुरुक्षेत्र जिला है, उसमें स्थित था। प्रभाकर वर्धन को पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। वह प्रथम प्रभावशाली शासक था और अनेक उपाधियां धारण की, जिसमें प्रभाकर वर्धन की पहली उपाधि थी परम भट्टारक। क्या कौन सी थी? परम भट्टारक। दूसरी महाराजाधिराज। ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रभाकर वर्धन और यशोमती। प्रभाकर वर्धन का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोमती के साथ। उसकी पत्नी थी। इससे जो संतानें उत्पन्न हुई वो इस प्रकार है। देखो, बात कर रहे थे वर्धन वंश की। किसकी बात कर रहे थे? वर्धन वंश की।
तो वर्धन वंश में पुष्यभूति इसका संस्थापक था, राजधानी थानेश्वर बनाता है। लेकिन प्रभाकर वर्धन प्रथम शक्तिशाली शासक था और इन्होंने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वही प्रभाकर वर्धन यशोमती से विवाह करता है। प्रभाकर वर्धन किसके साथ शादी करता है? यशोमती के साथ। यानी ये एक कपल है। कौन सा? प्रभाकर वर्धन और यशोमती। इनकी शादी होती है और शादी के पश्चात जो इनकी संतानें हैं, उन संतानों की बात करें तो पहली संतान है राज्यवर्धन, वो पुत्र है इसका। दूसरा हर्षवर्धन भी पुत्र है, लेकिन राज्यश्री इसकी पुत्री है। प्रभाकर वर्धन और यशोमती की मुख्य रूप से 3 संतानें हैं। 3 संतानों की बात करें तो पहली संतान है राज्यवर्धन, दूसरी संतान है हर्षवर्धन, ये 2 तो पुत्र थे, और राज्यश्री क्या थी? ये पुत्री थी। ठीक है, यही पढ़ा अभी तक। प्रथम शक्तिशाली शासक, पत्नी यशोमती, राज्यवर्धन हर्षवर्धन पुत्र और राज्यश्री पुत्री हो गई। और राज्यश्री जो पुत्री थी, इसका पति कौन था? कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मन से विवाह कर दिया था। राज्यश्री किसकी पुत्री थी? प्रभाकर वर्धन की। और इसकी जो पुत्री थी प्रभाकर वर्धन की, क्या नाम था? राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो राज्यश्री का विवाह हुआ था, कौन था राज्यश्री के साथ विवाह करने वाला? ये था कन्नौज के मोखरी शासक, मोखरी वंश है, वापस मैं लिखता हूँ इसको, कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ विवाह हुआ। ठीक है, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राज्यश्री। राज्यश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी, उसका विवाह कन्नौज के शक्तिशाली वंश जो मोखरी वंश था, उसके राजा थे ग्रहवर्मा, उसके साथ शादी हो जाती है। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। मालवा के यहाँ एक घटनाक्रम है। मालवा शासक था, मालवा का शासक था देवगुप्त। मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। और देवगुप्त ने राजश्री के पति यानी ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। हर्षवर्धन की बहन के पति यानी हर्षवर्धन के भाई थे, उनकी हत्या कर दी थी। किसने? देवगुप्त ने, जो मालवा का शासक था। तथा हर्षवर्धन की बहन थी, जिसका नाम क्या था? राज्यश्री, उसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया था। 2 काम हुए। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रभाकर वर्धन शक्तिशाली प्रथम शासक था। यशोमती के साथ विवाह के पश्चात 3 संतानें हुई, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन पुत्र और राज्यश्री पुत्री। और राज्यश्री पुत्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ विवाह हो गया। लेकिन मालवा के राजा देवगुप्त ने हर्षवर्धन के बहनोई की हत्या कर दी थी, जिसका नाम क्या था? ग्रहवर्मा। और राज्यश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी, उसको बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। यानी हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे, उनका यहाँ नाम क्या था? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन ने क्या किया? अपनी बहनोई का बदला लेने के लिए, अपनी बहन को स्वतंत्र कराने के लिए जो शासक था देवगुप्त, उसको मार डाला था। देवगुप्त की हत्या कर दी। किसने कर दी थी? राज्यवर्धन ने। देवगुप्त कहाँ का था? मालवा का राजा। देवगुप्त के मित्र, तो देवगुप्त का जो मित्र था, मालवा के राजा देवगुप्त की हत्या के पश्चात उसका मित्र था गौड़ नरेश शशांक। कौन था? गौड़ नरेश शशांक था। गौड़ नरेश शशांक, मैं अंडरलाइन करता हूँ, गौड़ नरेश शशांक ने धोखा करके राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यह घटनाक्रम एक दूसरे से बदला लेने के लिए चल रहा है। पहला क्या था? हर्षवर्धन की बहन, जो क्या नाम था? हर्षवर्धन की जो बहन थी, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा के साथ होने के बाद मालवा के राजा देवगुप्त ग्रहवर्मा को मार देते हैं। और ग्रहवर्मा की जब हत्या हो जाती है, तब राज्यश्री के बड़े भाई राज्यवर्धन ने मालवा के राजा देवगुप्त को ही मार दिया। लेकिन देवगुप्त का
एक मित्र था जो गौड़ नरेश शशांक था, जिसका नाम क्या था? गौड़ राजा शशांक। क्या नाम था? गौड़ राजा शशांक ने राज्यवर्धन को धोखे में लिया और राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ये जो शशांक, जो राज्यवर्धन का हत्यारा था, वह शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म को मानने वाला था शशांक? शैव धर्म का अनुयायी था। उसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। कई बार क्वेश्चन आता है, जो बुद्ध धर्म में पवित्र बोधि वृक्ष है उसको कटाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो कटाने का श्रेय दिया जाता है शशांक को। ये शशांक जो व्यक्ति था, इन्होंने बोधि वृक्ष को कटा दिया था, हत्या करवा दी राज्यवर्धन की, और ये बोधि वृक्ष को भी कटाते हैं। 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। बड़े भाई की हत्या हो गई, 16 वर्ष की आयु थी हर्षवर्धन की। उस समय अल्पकाल में ही, अल्पायु में ही थानेश्वर की गद्दी पर बैठना पड़ा। उसकी बहनों की हत्या कर दी गई, बहन को बंदी बना लिया गया। बहन को छुड़ाने की जब राज्यवर्धन गए तो राज्यवर्धन ने क्या किया? मालवा के राजा को मार दिया। तो उसके बाद में शशांक नामक जो मालवा शासक का मित्र था, उसने राज्यवर्धन की हत्या करवा दी। राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में अल्प आयु में, यानी 16 वर्ष की आयु में ही कौन? हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बन गया। तो क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन कब शासक बना? 606 ईस्वी में। कब बना? 606 ईस्वी में। और राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। हर्षवर्धन के भी दो अन्य नाम हैं। हर्षवर्धन के दो अन्य नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम है शीलादित्य, दूसरा है परम भट्टारक नरेश। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 16 वर्ष की अल्पायु में थानेश्वर की गद्दी प्राप्त की। ठीक है, और उसके दो नाम हैं, एक तो शीलादित्य और दूसरा परम भट्टारक नरेश। ठीक है। हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया। हर्षवर्धन ने अपने भाई के हत्यारे कौन था? शशांक, उसको पराजित कर दिया था। गौड़ था, शशांक को पराजित कर दिया था। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। शशांक जब कब्जा कर चुका था राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात कन्नौज, तो हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेते हुए शशांक को पराजित कर दिया और कन्नौज को छीन लिया, तो उसको अपनी राजधानी बनाया। तो पहले जो हर्षवर्धन ने राजधानी बना लिया था कन्नौज को, कब? शशांक को हराने के बाद में। अब आगे चलते हैं। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य, एक तो हर्षवर्धन था और एक पुलकेशियन द्वितीय। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजित हुआ है। इसमें जो हर्ष से संबंधित शासक हैं वो हर्ष की पराजय नहीं मानते हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों से हर्ष की पराजय स्वीकार की गई है। ये अभी भी मतभेद बना हुआ है, विपराजय किसकी हुई थी। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री वेनसांग भी हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। आगे चलते हैं। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित व वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये इसके वेनसांग के नाम हैं। नीति शास्त्र का पंडित था, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन सभी को मैं अंडरलाइन करता हूँ। यात्रियों का राजकुमार कौन था? वेनसांग था। इसके अलावा नीति का पंडित कौन था? वेनसांग था। इसके अलावा वर्तमान शाक्य मुनि कौन था? वेनसांग था। किसके नाम है सारे के सारे? वेनसांग के। वेनसांग के पहला नाम यात्रियों का राजकुमार, दूसरा नाम, पहला नाम क्या है? यात्रियों का राजकुमार, दूसरा नाम नीति का पंडित, तीसरा नाम वर्तमान शाक्य मुनि। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने व बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था, क्योंकि भारत में उसमें बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पे था, चरमोत्कृष्ट पर था। उस बौद्ध ज्ञान को संग्रह करने के उद्देश्य से
चाइना से लेकर के वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। वेनसांग आया, वेनसांग के बाद में 641 ईस्वी में चीन में भी दूत भेजे हर्षवर्धन ने अपने दूत भेजे थे चीन में। कहाँ भेजे? 641 ईस्वी में चीन भेजे दूत। किसने? हर्षवर्धन ने। 645 ईस्वी व 643 ईस्वी में 2 चीनी राजदूत उसके दरबार में आए। 643 ईस्वी में 2 चीनी राजदूत उसके दरबार में आए, यानी खुद ने हर्षवर्धन ने तो भेजे थे 641 में, उसके 2 साल बाद में 643 में एक चीनी राजदूत आया, फिर उसके 1 साल बाद में फिर एक चीनी राजदूत आया, यानी 2 अलग अलग राजदूत आए थे। तो पहला राजदूत आया था चीन का 643 में, दूसरा राजदूत आया था 645 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले वेनसांग आता है। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ आता है? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग आता है। किसके लिए? बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के लिए। बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करके वह वापस चला जाता है और हर्षवर्धन से निवेदन करता है कि आप भी अपने दूत है वो चाइना में भेजो। तो हर्षवर्धन ने अपने दूत 641 ईस्वी में चाइना में भेजे और चाइना ने उनके बदले में 643 में एक और 645 में दूसरा राजदूत और भेजा। ठीक है, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन ने कश्मीर का शासक था, उससे बुद्ध के दांत जो अवशेष के रूप में बचे हुए थे उनको छीन लिया था कुल मिला के। वो एक परिसंपत्ति थी, क्योंकि बौद्ध धर्म का अनुसरण कर रहे थे। कौन? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी उनको प्राप्तियां मिल रही थी उनका संकलन करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से कश्मीर के शासक पर भी आक्रमण किया और जो बुद्ध के दांत थे उनको छीन लिया बलपूर्वक। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव व सूर्य के अनन्य उपासक थे। किस धर्म को मानते थे? शिव के पूर्वज एक तो शिव को मानते थे और सूर्य की उपासना करते थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। आता है प्रारंभ में हर्षवर्धन किस देवता को मानते थे? तो इनके कुल देवता कौन थे? शिव। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को, वेनसांग जब हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है तो वेनसांग से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, हीनयान और महायान 2 शाखाएं थी प्रारंभ में, हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा पूर्ण बौद्ध बन गया। खुद जो पहले का धर्म था वो त्याग दिया। किसने? हर्षवर्धन ने। जो शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म को त्याग दिया, क्योंकि वह प्रभावित हुआ था वेनसांग से। वेनसांग खुद अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। उनसे प्रभावित होकर के इसने सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया, सहायता की, और बाद में खुद पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय नालंदा महाविहार, कौन सा? नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शाखा का प्रधान केंद्र बन गया था। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। हर्ष के समय प्रयाग में, जो इलाहाबाद भी कहलाता है, हर 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्वेश्चन आता है, महामोक्ष परिषद का संबंध किससे है? हर्षवर्धन से। महामोक्ष परिषद का संबंध किससे है? हर्षवर्धन से। ठीक है, कब आयोजित होता था? हर 5वें वर्ष। महामोक्ष परिषद हर 5वें वर्ष आयोजित होती थी। ठीक, उसके पश्चात वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। जो 5 प्रकार के समारोह हो चुके थे, उस 5 समारोह के पश्चात एक 6ठा समारोह भी था। उस 6ठे समारोह में ही वेनसांग उपस्थित हो गया था। तो वेनसांग 6ठे समारोह में उपस्थित हुआ। इसका मतलब 5 समारोह कंप्लीट हो चुके थे, 5 में वेनसांग नहीं हुआ,
लेकिन छठे समारोह में वेनसांग उपस्थित था, जो चाइना से आया था। तो वेनसांग छठे समारोह में उपस्थित था। कौन सी महामोक्ष परिषद में उपस्थित हुआ? छठी में। हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष मोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था इलाहाबाद में, और छठे में वेनसांग उपस्थित होता है। ठीक है। अब आता है इसकी दरबारी कवियों के बारे में बात, वेनसांग की। तो वेनसांग के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्ष, एक तो बाणभट्ट, पहला नाम आता है बाणभट्ट का। हर्ष के दरबारी कवि थे, और इनकी जो रचनाएं थी वेनसांग की, बाणभट्ट की, बाणभट्ट ने कौन कौन सी रचनाएं थी? एक तो हर्षचरित्र, दूसरा कादम्बरी। बाणभट्ट की मुख्य रचनाओं की बात करें, जो दरबारी कवि था हर्षवर्धन का, पहली हर्षचरित्र और दूसरी कादम्बरी। हर्ष ने स्वयं भी कुछ रचनाएं लिखी थी। हर्षवर्धन के स्वयं भी एक कवि था, इसने भी कुछ रचनाएं लिखी थी, जिसमें मुख्य रूप से आता है नाम प्रियदर्शी का, दूसरा नाम है रत्नावली, तीसरा नाम है नागानंद। ठीक है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की। हर्ष स्वयं भी रचनाएं करता था, जिसकी रचनाएं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद है। ठीक है। कुछ व्यक्ति इसका समर्थन करते हैं कि हर्ष ने खुद लिखी थी, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने, कौन सा कवि है? धावक नामक कवि ने, ऐसा कहा जाता है, धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर के उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए थे। कौन सी भाषा में लिखे थे? संस्कृत भाषा। तो हर्ष ने यद्यपि ग्रंथ लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इसके अलावा अनेक नाटक लिखे थे, जिसका कुछ लोग तो समर्थन करते हैं कि हर्ष ने स्वयं लिखे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि धावक नामक एक कवि था, उसको पैसे दे करके हर्षवर्धन अपने नाम से रचनाएं किया करते थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। तो हर्षवर्धन तो उत्तरी भारत के आसपास का था, दक्षिणी भारत का था नहीं, पश्चिमी भारत का भी कुछ हिस्सा नहीं था उसके पास। तो इसके लिए कुछ लोग तो कहते हैं भी अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन न तो वो पूर्ण रूप से कट्टर हिंदू था और न ही संपूर्ण देश का शासक था, इसलिए अंतिम हिंदू सम्राट कहना उचित नहीं होगा। हर्ष के अधीनस्थ शासक कौन? महाराज, महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के जो हाईआर्की सिस्टम था, उसमें हर्ष से जो राजा था उसके नीचे शासन करने वाला राजा क्या कहलाते थे? महाराज कहलाते थे, महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी इनकी? हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को तो सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई थी। राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई थी। राष्ट्र का मुखिया क्या कहलाता था? राजा यानी सम्राट कहलाता था। और राष्ट्र के बाद में दूसरी इकाई थी भुक्ति। राजा, राजस्थानीय, ऊपरी को राष्ट्रीय, ये क्या थे? सम्राट के बाद में पद था। हर्षचरित्र में भुक्ति के प्रमुख को लोकपाल बताया गया है। हर्षचरित्र अलग कहती है। देखो, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राष्ट्र या देश सबसे बड़ा था, उसमें सम्राट या राजा मुखिया होता था। राष्ट्र बंटा हुआ था भुक्ति यानी राज्यों में, और राज्य के जो शासक थे वो क्या कहलाते थे? राजस्थानीय, ऊपरी या राष्ट्रीय कहलाते थे। लेकिन हर्षचरित्र कहता है कि भुक्ति का जो प्रमुख था वो लोकपाल था। हर्षचरित्र क्या कहता है? भुक्ति का प्रमुख लोकपाल था। उसके पश्चात अगली इकाई हुआ करती थी विषय। विषय का शासक विषयपति। उसके बाद में फिर आता था पाठक। तो हर्षवर्धन का जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र के बाद में भुक्ति, भुक्ति के बाद में विषय और विषय के बाद में पाठक। ठीक है। पाठक के बाद की इकाई जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या कहलाती थी? गांव।
कौन सी इकाई थी? गांव सबसे छोटी इकाई थी। गांव का जो हेड था, मुखिया, वो क्या कहलाता था? ग्रामाक्स पटलिक। ठीक है। देखो, सबसे बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र के बाद में भुक्ति, भुक्ति के बाद में विषय, विषय के बाद में पाठक, और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। गांव का मुखिया ग्रामाक्स पटलिक कहलाता था। पुलिसकर्मियों को चाट भाट कहा जाता था। पुलिसकर्मी क्या कहलाते थे? सामान्य पुलिसकर्मी की बात करें तो वो तो थे चाट भाट। पुलिसकर्मियों को चाट भाट कहा जाता था। पुलिस अधिकारी दंडिक या दंडपासी कहलाते थे। सामान्य पुलिस कार्मिक तो चाट भाट, और पुलिस के बड़े अधिकारी दंडिक या दंडपासी कहलाते थे। ठीक है। अगला, वृद्धेश्वर अश्वसेना के अधिकारी को कहते थे। वृद्धेश्वर कौन थे? अश्वसेना की, जो घोड़ों की सेना थी, उसके अधिकारी क्या कहलाते थे? वृद्धेश्वर। पुलिसकर्मी सामान्य चाट भाट, बड़े पुलिस अधिकारी दंडपासी या दांडिक। वृद्धेश्वर अश्वसेना का यानी घुड़सेना का जो प्रमुख अधिकारी था वो कहलाता था। अगला आता था बलाधिकृत। बलाधिकृत या महाबलाधिकृत, ये कौन था? पैदल सेना का अधिकारी। पैदल सेना के अधिकारी को महाबलाधिकृत या बलाधिकृत कहते थे। ठीक है। छोटे जो पुलिस के कर्मचारी थे उनको चाट भाट, बड़े अधिकारी थे उनको दांडिक या दंडपासिक, और घोड़ों की सेना के अधिकारी को वृद्धेश्वर, और पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहते थे। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित्र में, हर्षचरित्र जो कि ग्रंथ है एक, उस ग्रंथ में तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था उस समय? हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था मथुरा। मथुरा के सूती वस्त्र प्रसिद्ध थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष का मंत्रिपरिषद। हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष का मंत्रिपरिषद। ठीक है। हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष का मंत्रिपरिषद, हर्षवर्धन का मंत्रिपरिषद किस प्रकार था, जिसमें मुख्य नाम है वो बात करें तो पहला नाम आता है भंडी। ठीक है, ये प्रधान सचिव था। दूसरा नाम आता है सिंहनाद, ये प्रधान सेनापति था। तीसरा नाम आता है कुंतल, ये अश्वसेना का प्रधान था। चौथा नाम आता है स्कंदगुप्त, ये गज सेना का प्रमुख था। वापिस एक बारी रिपीट कर लेते हैं। भंडी कौन था? प्रधान सचिव। सिंहनाद कौन था? प्रधान सेनापति। कुंतल कौन था? अश्वसेना का प्रधान। स्कंदगुप्त कौन था? गज सेना का प्रमुख। तो बाणभट्ट जो एक हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उनकी रचना है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र कहती है कि हर्षवर्धन का जो मंत्रिमंडल था उसमें जो प्रमुख अधिकारी थे, उन अधिकारियों में भंडी, सिंहनाद, कुंतल और स्कंदगुप्त आते हैं। भंडी का मतलब प्रधान जो सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी था। भंडी कौन था? चीफ सेक्रेटरी हर्षवर्धन के मंत्रिमंडल का। सिंहनाद कौन था? प्रधान सेनापति। कुंतल अश्वसेना का प्रधानमंत्री। स्कंदगुप्त घोड़ों की सेना का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है। तो अभी अपने हर्षवर्धन और यानी वर्धन वंश की बात करें या पुष्यभूति वंश की बात करें तो उसका अध्ययन किया है। मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, उनका एक बार रिवीजन किया है। एक बार फास्टली अगर रिवीजन कर दें तो ठीक रहेगा। गुप्तों को यानी भारत में जब गुप्तों का पतन हो गया था, उसके पश्चात एक अगर कोई बड़ा वंश विकसित हुआ तो उसमें पुष्यभूति वंश ही था, जिसका संस्थापक पुष्यभूति होने के कारण इस वंश का नाम ही पुष्यभूति पड़ा। दूसरा नाम इसका वर्धन वंश भी था। इसके बीच में छोटे छोटे मैत्रक, मौखरी जैसे अनेक शासक आए, अनेक वंश आए, लेकिन अधिक समय तक साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, जिसने थानेसर हरियाणा जो कुरुक्षेत्र वर्तमान का जिला है वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। लेकिन प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली शासक आया, जिसे इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की।
प्रभाकर वर्धन ने विवाह किया यशोमती से और इन दोनों से राज्यवर्धन हर्षवर्धन 2 पुत्र और राज्यश्री पुत्री हुई। लेकिन पुत्री का विवाह कन्नौज के राजा जो मोखरी वंश थे ग्रहवर्मा के साथ हुई। शक्तिशाली कन्नौज पर अधिकार करने के उद्देश्य से मालवा का राजा देवगुप्त ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। ग्रहवर्मा की हत्या के पश्चात राज्यश्री को भी बंदी बना लेता है और जेल में डाल देता है। जब राज्यश्री का बड़ा भाई राज्यवर्धन बदला लेता है मालवा के राजा देवगुप्त को मार करके, लेकिन देवगुप्त का भी एक परम मित्र था गौड़ नरेश शशांक, उसने धोखे में लेकर के राज्यवर्धन को भी मार दिया। जो शशांक था वह शैव धर्म का अनुयायी था। उसने बोधि वृक्ष जो बोध गया में उसको कटवा दिया था। जब राज्यवर्धन की हत्या होगी तो 16 वर्ष की अल्पायु में ही 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर शासक बना। हर्षवर्धन के अन्य नाम की बात करें तो शीलादित्य, परम भट्टारक, नरेश। हर्ष ने उस शशांक को पराजित कर दिया और कन्नौज पर पुनः अधिकार कर अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध होता है, जिसमें हर्ष से संबंधित जो भी ग्रंथ है वो तो कहते हैं हर्ष की विजय हुई, लेकिन अन्य ग्रंथों में हर्ष के पराजित होने का प्रमाण मिलता है। हर्षवर्धन के समय ही चीन का यात्री वेनसांग भारत में आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियों को एकत्रित करके अपने देश में ले जाना तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसने अनेक देशों की यात्रा की, लगभग 108 देशों की यात्रा की, इसीलिए इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। नीति का पंडित था, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और फिर अध्ययन के पश्चात भारत से चला गया था। साथ ही हर्षवर्धन से निवेदन कर गया था आपके राजदूत भी हमारे देश में भेजें। तो 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन में अपने राजदूत भेजे और चीन ने पुनः हर्षवर्धन के दरबार में 643 और 645 में अपने राजदूत भेजे थे। हर्षवर्धन ने वेनसांग से मिलने के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का इतना अनुयायी हो गया था कि बुद्ध के जो दंत अवशेष थे उसको भी कश्मीर के राजा से बलपूर्वक छीन लिया था। हर्ष प्रारंभ में तो शिव और सूर्य के उपासक थे क्योंकि उनके कुल देवता थे, लेकिन वेनसांग से परिवर्तित होकर के इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को ग्रहण किया और उसका संरक्षण प्रदान किया। नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शाखा का प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन हर 5वें साल एक महामोक्ष परिषद का गठन करता था। एक आयोजन था, वार्षिक आयोजन, हर 5वें वर्ष, वार्षिक नहीं था, हर 5वें वर्ष आयोजन करता था महामोक्ष परिषद में। ऐसा ही 6ठा आयोजन हो रहा था, उसमें वेनसांग सम्मिलित हो गया था। बाणभट्ट जो हर्ष का दरबारी कवि था, इसने हर्षचरित्र और कादम्बरी जैसी रचनाएं लिखी। हर्ष ने स्वयं भी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद जैसी रचनाएं की और कुछ लोग कहते हैं कि हर्ष ने स्वयं रचना न करके धावक नामक एक कवि के द्वारा उन्हें पुरस्कार दे करके स्वयं के नाम से रचनाएं करवाई थी और ये रचनाएं संस्कृत भाषा में थी। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक यानी हर्ष के अधीन आने वाले जो अन्य राजा थे वो या तो महाराज कहलाते थे या महासामंत कहलाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था, यानी जो हेड होता था मंत्रिपरिषद का, जो चीफ मिनिस्टर था, वो क्या कहलाता था? अमात्य। हर्ष की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो 5 इकाइयों में बंटा हुआ था। सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र यानी देश, दूसरी इकाई राज्य यानी भुक्ति, तीसरी इकाई विषय यानी जिला, चौथी पाठक यानी तहसील और 5वीं ग्राम जो वर्तमान का गांव है। राष्ट्र का हेड सम्राट कहलाता था, भुक्ति का हेड राज स्थानीय, ऊपरी या राष्ट्रीय कहलाता था। लेकिन हर्ष चरित्र कहती है कि भुक्ति का जो प्रमुख है वो लोकपाल होगा। विषय
का मुखिया विषयपति, गांव का मुखिया ग्रामक्ष पटलिक था। पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़े अधिकारी दांडिक या दंडपासिक, और जो छोटे पुलिस के कार्मिक थे उन्हें चाट भाट कहा जाता था। घोड़ों की सेना यानी अश्वसेना के अधिकारी वृद्धेश्वर कहलाते थे। बलाधिकृत या महाबलाधिकृत की बात करें तो पैदल सेना के अधिकारी। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का प्रयोग किया जाता था। हर्ष के समय मथुरा सूतिर केंद्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष चरित्र के अनुसार जो बाण भट्ट की रचनाएं हैं, दरबारी कवि था हर्षवर्धन का, उसके अनुसार हर्ष का मंत्री परिषद में अनेक प्रकार के मंत्री थे जिनके नाम अलग अलग थे। जिस प्रकार भंडी नाम का मंत्री वो प्रधान सचिव था, चीफ सेक्रेटरी था। वहाँ चीफ सेक्रेटरी क्या कहलाता था? भंडी। प्रधान सेनापति ये कौन था? सिंहनाद। घोड़ा की सेना यानी अश्वसेना का प्रधान कौन कहलाता था? कुंतल कहलाता था। और जो अस्थि सेना थी, हाथियों की सेना थी, गज सेना थी, उसका मुखिया स्कंदगुप्त। तो हर्ष के मंत्रिमंडल में कौन कौन से थे? भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। तो आज हमने वर्धन या पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा। शायद अच्छा लगा होगा। इसमें अपने नए विचार वो भी ऐड कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में राजस्थान से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आपका सहयोग अनवरत यूं ही बना रहे, ऐसी आशा के साथ सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।